डियर स्टूडेंट्स, आज हम इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चालकता के ऊपर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी विद्युत अपघट्य का विलयन बनाते हैं तो वो अपने आयनों के अंदर विभाजित हो जाता है और उसी के कारण उसकी जो चालकता होती है वो हमें प्रतीत होती है। और जैसे जैसे हम उसकी तनुता को बढ़ाते जाते हैं, तनुता को बढ़ाने जाने का मतलब यह है कि उसका हम आयतन जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके कारण उसके जो आयनन है, डिसोसिएशन है, वो भी बढ़ेगा। जब डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ आयन्स की संख्या बढ़ेगी। जब नंबर ऑफ़ आयन्स की संख्या बढ़ेगी तो और इन अदर वर्ड्स सिंपल चालकता के अगर शब्दों के अंदर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि उसका जो चालकता है उसका मान भी बढ़ता चला जाएगा। अब हम इसको देखते हैं विशिष्ट चालकता, इक्विवेलेंट चालकता, तुल्यांकित चालकता और मोलर चालकता के संदर्भ में। विशिष्ट चालकता, जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रति घन मीटर विलयन के अंदर उपस्थित आयनों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। जैसा कि हमने कहा कि हमने एक पहले विद्युत अपघट्य का निश्चित आयतन लिया और उसका हमने अब तनुता को बढ़ाना प्रारंभ किया। तनुता को बढ़ा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसका विलयन का जो आयतन है वो बढ़ता जा रहा है और किस सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है। अब जब विलयन का आयतन बढ़ेगा तो प्रति घन मीटर में उपस्थित आयनों की संख्या कम हो जाएगी। ओवरऑल जो विलयन का आयतन है उसमें नंबर ऑफ आयन्स तो बढ़ेंगे तनुता के साथ साथ, लेकिन अगर हम प्रति घन मीटर आयनों की संख्या निकालेंगे तो वो आयनों की संख्या अब कम हो जाएगी। जो और विशिष्ट चालकता जो है वो प्रति घन मीटर पर क्यूबिक मीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार विशिष्ट चालकता का मान तनुता के बढ़ाने के फलस्वरूप कम होता चला जाएगा। अब हम तुल्यांकी चालकता के बारे में बात करते हैं। तुल्यांकी चालकता की जो हमने बाय डेफिनेशन देखी थी वो ये था कि 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं और उस समय पर उसी के आधार पर उसमें जितने नंबर ऑफ आयन्स हैं वो ही तुल्यांकी चालकता का माप है। जब यहाँ पर ओवरऑल विलयन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयन्स के ऊपर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता निर्भर करती है। मोलर चालकता के केस में हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं या 1 मोल ले लेते हैं। तो अब जब ये यहाँ पर दोनों के रेस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता निर्भर करेगी। तो टोटल जो वॉल्यूम है उसके अंदर तनुता बढ़ाने के पश्चात नंबर ऑफ आयन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ आयन्स बढ़ जाएंगे तो तुल्यांकी चालकता तनुता के साथ साथ बढ़ेगी। इसी प्रकार जो मोलर चालकता है वो भी तनुता के साथ साथ बढ़ेगी। इस फैक्ट को हम एक टेबल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर हमने केसीएल विलयन के जो चालकता है, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों के मान दिए हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हमने रखा है 295.15 केल्विन। जैसा कि हम जानते हैं चालकता जो है वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है विद्युत अपघट्य के केस के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहली टेबल है इसके अंदर हमने सांद्रता दी है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर। जो सेकेंड टेबल है यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया है ग्राम इक्विवेलेंट पर क्यूबिक मीटर के अंदर। जो तीसरा कॉलम है यहाँ पर हमने विशिष्ट चालकता ली है। जो चौथा कॉलम है यहाँ पर हमने तुल्यांकी चालकता ली है और आगे हमने आभासी वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम सांद्रता के मान में कमी करते जाते हैं और इन अदर वर्ड्स हम जो तनुता है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। जब हम तनुता को बढ़ाते जा रहे हैं, हमने ये कहा था कि प्रति घन मीटर के अंदर नंबर ऑफ आयन्स के ऊपर विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे प्रति घन मीटर के अंदर आयनों की संख्या कम होगी। तो हम ये टेबल के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विशिष्ट चालकता है इसके मान जो है वो कम होते जा रहे हैं, कापा के मान यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। और अगर हम यही बात तुल्यांकी चालकता के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमने ये कहा था कि जैसे जैसे तनुता बढ़ेगी वैसे वैसे डिसोसिएशन होगा। टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी तुल्यांकी चालकता। अगर हमने उसके ग्राम इक्विवेलेंट को 1 लीटर विलयन के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है और हम उसकी तनुता को बढ़ा रहे हैं टोटल, तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ आयन्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये तुल्यांकी चालकता के जो मान है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम तनुता को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है और फाइनली जब अनंत तनु विलयन हो जाता है उसके ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि जो विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है, उसका पूर्ण वियोजन हो गया है। तो उस स्थिति के अंदर जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ आयन्स होंगे कि अब अगर हम तनुता को बढ़ा भी दें तब भी
आयंस जो है वो अब नहीं बढ़ेंगे, आयंस की संख्या नहीं बढ़ेगी तो तुल्यांकी चालकता की मान भी नहीं बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार हमने जो लास्ट वाला लिया है वो हमने सीमांत मान ले लिया है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। अब हम किसी भी डाइल्यूशन के ऊपर अगर लैम्डा का मान निकालें, तुल्यांकी चालकता का मान निकालें, अगर उसको हम डिवाइड कर दें बाय द इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो एक तुल्यांकी चालकता हमको प्राप्त हुई है, अनंत अनुता पे जो तुल्यांकी चालकता का मान है, उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इस प्रकार हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा का परिकलन कर सकते हैं। जैसा कि आप लास्ट टेबल में यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अल्फा की वैल्यू प्रत्येक कंसंट्रेशन, प्रत्येक तनुता के मान पर हमने निकाली है, क्योंकि सांद्रता का मान जैसे जैसे तनुता बढ़ेगी वैसे वैसे सांद्रता का मान कम होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर 0.7465 थी अल्फ़ा की मात्रा, जो तनुता के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तनु होता जाएगा वैसे वैसे वियोजन होता जाएगा, और वियोजन जब हो जाएगा तो नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ेंगे तो अल्फ़ा का मान जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लैम्डा का मान अब बढ़ता जा रहा है। और अनंत तनुता पर आकर ये मान 1 के बराबर हो जाता है, यानी कि इसके आगे अगर हम तनुता को और बढ़ाएंगे तब भी अब डिसोसिएशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज टोटल ऑफ नंबर ऑफ आयंस जो है वो अनंत अनुता पर मैक्सिमम होते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने 298.15 केल्विन पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, उनके डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने तुल्यांक चालकता का कंपैरिजन किया है। जो सबसे फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हमने ग्राम तुल्यांक पर DM³ के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ले ली है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0.10 से लेकर 0.005 और लास्ट में हमने अनंत मान ले लिए हैं कि अनंत अगर तनुता हो जाए तो उस पर किस प्रकार से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के मान क्या रहेंगे। स्टार्टिंग के अंदर हमने कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, और फिर लास्ट में हमने बिल्कुल वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड लिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम क्लोराइड के केस में आप देख सकते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो 0.10 के ऊपर ये 106.7 है इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, और जैसे जैसे हम तनुता को बढ़ाते जा रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ तो रही है लेकिन बहुत अधिक चेंजेस नहीं है, और अनंत अनुता पे इसका मान जो है वो 126.5 है, 126.5 हमको मिला है। इसी प्रकार हम KCl के केस में भी देख सकते हैं। KCl के केस में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में 129.0 था, जो 149.9 तक जाकर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो उसकी वैल्यू आ रही है वो 149.9 के आसपास आ रही है। इसी प्रकार हम HCl में भी देख सकते हैं 391 से 426 की वेरिएंस आ रही है। अगर हम एसिटिक एसिड की तरफ अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं तो ये स्टार्टिंग के अंदर 5.2 है, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्टी है। तो 0.10 जब हमने इसकी कंसंट्रेशन ले रखी थी तो इसकी वैल्यू जो लैम्डा की मान है वो 5.2 थी, और जैसे जैसे हम तनुता बढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और अनंत तनुता पे इसका मान जो है वो 390.7 के आसपास पहुंच जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे जैसे डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसका आयनन बढ़ता चला जाएगा, और फाइनली वो लगभग कंप्लीट उसका डिसोसिएशन हो जाता है, पूर्णतः आयनन हो जाता है, और जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हैं अब वो मैक्सिमम हो जाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर जो इसका मान है वो 390.7 हो जाता है। ये एक हमने ग्राफ खींचा है, ये ग्राफ खींचा है हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और √C के मध्य में। जो लैम्डा है जैसा कि हमने देखा था कापा बाय C के बराबर होती है, तो अगर हम अलग अलग सांद्रताओं पर, जैसे कि हमने देखा था इसके अंदर कुछ पर्टिकुलरली कुछ विद्युत अपघट्य ले लेते हैं और उनके तुल्यांकी चालकता के जैसे कि हमने मान दिए, तो इसके अंदर हमने आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि जो KCl है, सोडियम सल्फेट है, इनकी जब हम सांद्रता के साथ साथ तुल्यांकी चालकता का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, और प्रबल विद्युत अपघट्य जो हैं इनकी चालकताएं सामान्य सांद्रता पर भी इनके मान जो है काफ़ी उच्च होते हैं। और जैसे जैसे हम इस ग्राफ में लेफ़्ट साइड के अंदर चलते हैं, यानी कि सांद्रता कम होती जा रही है, डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी इनके जो तनु करने पर जो चालकताओं के मान हैं वो बहुत अधिक बढ़ नहीं रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रबल विद्युत अपघट्य अपनी सामान्य सांद्रता पर भी लगभग पूर्णतः
आयनन की अवस्था के अंदर रहता है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ आयन्स काफ़ी अधिक होते हैं, पूर्णतः लगभग वियोजित अवस्था में रहता है। विलयन को जब हम तनु करते हैं तो बहुत थोड़ी सी मात्रा के अंदर इसकी आयनाइजेशन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब आप दूसरा ग्राफ देखिए, जैसे एसिटिक एसिड हमने लिया है यहाँ पर। एसिटिक एसिड यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, स्टार्टिंग के अंदर इसकी चालकता जो है बहुत कम है, और जैसे जैसे हम तनुता को बढ़ाते जा रहे हैं इसके मान बढ़ते जा रहे हैं, और अनंत तनुता के आसपास, जीरो के आसपास वैल्यू आकर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो इस प्रकार से एकदम से राइज होती है और यहाँ पर ऑलमोस्ट इस एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर हम KCl के रेस्पेक्ट में या सोडियम सल्फेट के रेस्पेक्ट में या सोडियम एसिटेट के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इनमें लगभग स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको, और इनको जब इस एक्सिस के ऊपर कट किया जाता है, एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, तो इनकी ज़ीरो डाइल्यूशन के ऊपर इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफिकली अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ग्राफ पर एक्स्ट्रापोलेट कर कर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के रेस्पेक्ट में अगर हम देखना चाहें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आलेख जो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है तो अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो वो जो वाई एक्सिस है उसके ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रापोलेट कर कर, बहिर्वेशन कर कर हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य का आलेख के द्वारा शून्य सांद्रता पर इसके सीमांत मान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो तरीका है वो यह है कि इनका कंडक्टेंस के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके अंदर सेम आयन उपस्थित हों उसके द्वारा इसमें अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान निर्धारित किया जा सकता है। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंडक्टेंस के डेटा के द्वारा, तो हम देख सकते हैं कि जो किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता जो है कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन सबसे पहले नंबर ऑफ संख्या, जो कि हमने बात की थी, नंबर ऑफ आयन्स, आयनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है आयन के ऊपर उपस्थित चार्ज, और तीसरा है आयनों की गतिशीलता। अगर हम एक ही विद्युत अपघट्य लें, एक ही इलेक्ट्रोलाइट लें, तो उसके अंदर जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमेशा स्थिर रहेगा कि उपस्थित आवेश तो उसमें हमेशा ही स्थिर रहेगा, चाहे हम कितना भी तनु कर दें। और इसी प्रकार अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं तो उसके अंदर जो थर्ड फैक्टर है कि आयनों की गतिशीलता, मूवमेंट ऑफ जो आयन्स हैं वो लगभग स्थिर माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चालकता का जो परिवर्तन है उसके लिए केवल एक ही फैक्टर मैक्सिमम रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है नंबर ऑफ आयन्स, यानी कि आयनों की संख्या। तो इस प्रकार आयनों की संख्या किसी भी विद्युत अपघट्य के आयनन की सीमा पर निर्भर करती है कि जो नंबर ऑफ आयन्स हैं वो कितनी लिमिट तक उस विद्युत अपघट्य का, उस इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन हो रहा है, उसी के ऊपर चालकता निर्भर करेगी। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आयनन की मात्रा के ऊपर उसकी चालकता निर्भर करती है। अगर हम किसी विशेष तनुता पर एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन के ऊपर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेते हैं किसी विद्युत अपघट्य की, यानी कि लैम्डा, और इसी प्रकार अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी उसी विद्युत अपघट्य की अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं लैम्डा ओम, तो जो आयनों की कुल संख्या है वो हम ज्ञात कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के द्वारा। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा ज़ीरो, यानी कि equivalent conductance at particular dilution divided by equivalent conductance at infinite dilution। और जैसा कि स्पष्ट है कि तनुता जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वियोजन की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। जब वियोजन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो नंबर ऑफ आयन्स जो हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें अगर हमें आयनन की मात्रा निकालनी है तो चालकता मापन, कंडक्टेंस मेजरमेंट एक बहुत अच्छा मेथड है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी तनुताओं पे लगभग पूर्णतः इनका आयनन होता है, तो इनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। तनुता को अगर हम बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा इसका मान बढ़ता है, लेकिन फाइनली वो पूरा तरीके से कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कह सकते हैं कि लैम्डा बाय लैम्डा ज़ीरो जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के मान को नहीं दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर हर डाइल्यूशन के ऊपर लगभग
जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उसको हम मान सकते हैं कि ये पूर्णतः आयनन की स्थिति में है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो अल्फ़ा का मान नहीं डिटरमाइन कर सकते हम एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पर तो लगभग एक ही आएगा। जो आयनन की जो मात्रा है यानी कि डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है उसको हम पर्टिकुलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही डिटरमाइन करते हैं।